नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। पॉलिटिकल पावर सेंटर में हमारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज पॉलिटिकल सेंटर में दो न्यूज मेकर हैं। एक राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। अमित ठाकरे माहिम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें लेकर आज पॉलिटिकल पावर सेंटर में एक बहुत बड़ी खबर आपको दिखाएंगे। तो योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे वाला बयान पर महाराष्ट्र में किस तरीके से चर्चा हो रही है वो भी आपको दिखाएंगे। महाराष्ट्र के चुनावी मैदान से एक और बड़ी खबर है। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा कि हमें राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे का समर्थन करना चाहिए। अमित ठाकरे मुंबई की माहिम सीट से उम्मीदवार हैं। माहिम से शिंदे की पार्टी ने सदा सरवणकर को उम्मीदवार बनाया है। सवाल यह है कि क्या शिंदे पीछे हटेंगे? घर में आरती उतारी गई। बधाई देने के लिए समर्थकों की भीड़ लग गई। किसी ने माला पहनाकर स्वागत किया तो कोई गले लग गया। किसी ने पैर छुए और इस तरह महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति में एक नए ठाकरे का उदय हुआ है। अमित ठाकरे मध्य मुंबई की माहिम सीट से राजनीति में डेब्यू कर रहे हैं। माहिम से शिवसेना यूबीटी ने महेश सामंत को मैदान में उतारा है। शिवसेना शिंदे गुट के सदा सरवणकर मैदान में है। सरवणकर 2004, 2014 और 2019 में विधायक रहे हैं, यानी सदा 3 बार के एमएलए हैं। यानी अमित ठाकरे की राह इतनी भी आसान नहीं है। इसलिए बीजेपी कह रही है कि अमित ठाकरे का समर्थन करना चाहिए। ये अमित ठाकरे जी के रूप में नया नेतृत्व आ रहा है, तो एक विधानसभा का चुनाव हम तीनों मिलकर उसको समर्थन दे, ये एक अच्छा संदेश जाएगा। ये महाराष्ट्र की संस्कृति दिखाएगा। अमित ठाकरे मुंबई की राजनीति में पहले से सक्रिय हैं। पिता राज ठाकरे ने पार्टी की छात्र यूनिट का प्रमुख बना रखा है। नवनिर्माण विद्यार्थी सेना के अध्यक्ष की हैसियत से छात्रों और युवाओं के बीच अपनी अलग पहचान बना चुके हैं, लेकिन पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र जी, अजित दादा पवार तीनों को करूंगा कि महायुति से एकत्रित हम क्या राज ठाकरे जी के सुपुत्र अमित ठाकरे का समर्थन करें तो अच्छा नहीं होगा। ये मेरी पहल है, अंतिम निर्णय उनको करना है। ये तीनों नेता अंतिम निर्णय करेंगे। 2019 के विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे चुनाव जीतकर विधायक बने थे। इसके कुछ दिनों के बाद ही राज ठाकरे ने बेटे अमित को पार्टी में लॉन्च किया। तब से यही माना जा रहा है कि आदित्य की सियासत को भविष्य में अमित ही टक्कर देंगे। तो ग्राफिक्स के जरिए चुनावी राजनीति में नए राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को जान लेते हैं। आपको बता दें कि अमित ठाकरे की बात की जाए तो मुंबई के रूपारेल कॉलेज से वो ग्रेजुएट हैं। और आपको यह भी बता दें कि 2020 में बाला साहेब ठाकरे की जयंती के मौके पर राज ठाकरे ने बेटे अमित को राजनीति में लॉन्च किया था। अमित ठाकरे परिवार से चुनाव लड़ने वाले तीसरे व्यक्ति हैं। यही नहीं, 2019 में ठाकरे परिवार से चुनाव लड़ने वाले आदित्य पहले शख्स थे। आदित्य के खिलाफ एमएनएस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। इस बार बीजेपी ने अमित ठाकरे का समर्थन करने की बात कही है। और अब बात दूसरे न्यूज मेकर योगी आदित्यनाथ की कर लेते हैं, जिनके पोस्टर मुंबई में लगे और इस पर सियासी बवाल हो गया। मुंबई में लगे योगी के पोस्टर, विवाद का शुरू नया चैप्टर। महाराष्ट्र चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, जुबानी जंग तेज होने लगी है। मुंबई में योगी के लगे पोस्टर में लिखा है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। मंगलवार को एबीपी न्यूज ने योगी के इन पोस्टरों की खबर आपको दिखाई थी। आज शिवसेना उद्धव गुट के सांसद ने इन पोस्टर पर निशाना साधा है। सुनिए। में आकर बाबा जी क्या करेंगे, मुझे बताइए आप। बाबा जी तो हर जगह जाते हैं। बाबा जी तो अपने खुद के उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए लोकसभा में। संजय राउत योगी पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रदर्शन को लेकर तंज कस रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी इस नारे को हवा देने की पुरजोर कोशिशों में जुटी है। मैं उसको स्वीकार करता हूँ। हम जितने भारतीय हैं उसमें मुसलमान भी हैं, पारसी भी हैं, सिख भी, ईसाई हैं, सब कुछ। इनको ये इकट्ठा रहना है, तभी हम मजबूत होंगे। और मोदी जी के उसमें मजबूत हो चुके हैं हम। हरियाणा चुनाव में योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। अब महाराष्ट्र में भी इसी मंत्र से हिंदू वोटों को छिटकने से रोकने की बीजेपी कोशिश में है।
अब जरा चुनावी दृष्टिकोण से इस पोस्टर का आप मतलब समझिए। योगी आदित्यनाथ की सभाओं की महाराष्ट्र में भारी मांग है। खासतौर से मुंबई, ठाणे, नासिक और नागपुर के हिंदी भाषी क्षेत्रों में योगी के चेहरे को बीजेपी भुनाना चाहती है। इस बयान के बूते बीजेपी हिंदू वोटों को एकजुट रखने की कोशिश में है। हरियाणा चुनाव के दौरान इस नारे का फायदा बीजेपी को मिला था। योगी के चुनाव प्रचार में उतरने से पहले इसे बीजेपी की माहौल बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक रैली के दौरान दिया गया बटेंगे तो कटेंगे का नारा मौजूदा वक्त में देश की चुनावी राजनीति में टॉप ट्रेंडिंग बना हुआ है। अब आरएसएस ने भी बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन पर अपनी बात रखी। आरएसएस ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ठीक 2 महीने पहले 26 अगस्त को आगरा में एक रैली के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे की बात कही थी। सीएम योगी का ये बयान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर था, लेकिन इस स्लोगन को विपक्ष की जातीय गोलबंदी की काट के तौर पर जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आरएसएस ने भी बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर अपनी राय रखी है। हम जाति, भाषा, प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय। मथुरा में आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के सीएम योगी के कटेंगे तो बटेंगे बयान का समर्थन किया। कहा, हिंदू समाज एकता से नहीं रहेगा तो आजकल की भाषा में कटेंगे तो बटेंगे हो सकता है। हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए है। हिंदू सबके लिए सुख प्रदान करेगा, दुनिया में किसी भी देश के संकट के लिए। तो इसलिए हिंदू एकता आवश्यक है। अपने को भी बनाए रखना, बचाए रखना और दुनिया को भी मंगल करना। इसलिए हम हिंदू एकता चाहते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, दो राय नहीं। और हिंदुओं को तोड़ने के लिए शक्तियां काम करती हैं, तो उससे आगाह करना पड़ता है, उसके लिए सावधानी रखनी पड़ती है। होसबोले मथुरा में बोल रहे थे, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में हिंदू समाज को एक करने पर मंथन हुआ। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ यूपी की 9 सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं। ऐसे में बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर सियासत गरमाना तय है। उधर महाराष्ट्र में सीट बंटवारे का पेच नहीं सुलझ पा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, अभी तक सीट बंटवारे का ये जो पूरा मामला है आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंचता दिख रहा है। दो दिन बाद महाराष्ट्र में नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने वाली है, लेकिन अभी तक किसी भी गठबंधन की फाइनल तस्वीर सामने नहीं आई है। महाविकास अघाड़ी में तो गठबंधन का फॉर्मूला और भी उलझा हुआ है। हर रोज नए नए समीकरण सामने आ रहे हैं। इस सब के बीच महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए अब तक कांग्रेस 71 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। शिवसेना ने 83 कैंडिडेट उतार दिए हैं। शरद पवार की एनसीपी 67 नामों की घोषणा कर चुकी है। झगड़ा सिर्फ शिवसेना और कांग्रेस के बीच नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी ने भी साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में 5 सीट से कम उसे कतई मंजूर नहीं है। सीटों का बंटवारा तो इलेक्शन के अनाउंसमेंट के पहले हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक हमारी कोई सीट की बातचीत नहीं हुई है। आदरणीय शरद पवार साहब ने कल दोपहर तक मुझे बताया है कि मैं कल बताऊंगा आपको क्या करना है। मैंने 5 सीटें अनाउंस किया है कि अबू भाई जी से हमारी बातचीत चल रही है। 2 सीटें उनके पास है, वो तो उनको मिलने वाली है, लेकिन उनसे पहले उसने अबू भाई ने उनकी सीटें डिक्लेयर कर दी। ये भी ठीक नहीं है। उधर महायुति में भी कुछ सीटों पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। इसकी वजह से सीटों का फाइनल फॉर्मूला नहीं आ पाया है। मुंबई की 3 सीटों समेत 11 सीटों को लेकर बीजेपी और शिवसेना शिंदे के बीच मतभेद है। ताजा जानकारी के मुताबिक महायुति में बीजेपी 155, शिवसेना शिंदे 78 और एनसीपी अजीत 55 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि बीजेपी राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को भी सीट के फॉर्मूले में शामिल करना चाहती है। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर मसला इस कदर सुलझा हुआ है कि बताया जा रहा है कि राहुल गांधी उद्धव ठाकरे को कुछ सीटें दिए जाने पर नाराज हैं। दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक हुई, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान राहुल गांधी ने कुछ सीटों को लेकर नाराजगी जताई।
राहुल ने सीट बंटवारे में कांग्रेस की मजबूत सीटें गठबंधन की पार्टियों के खाते में चले जाने पर सवाल खड़े किए। राहुल ने टिकट बंटवारे में ओबीसी समाज की छोटी छोटी जातियों को सही नुमाइंदगी नहीं दिए जाने पर भी नाराजगी जताई। राहुल गांधी का मानना है कि सीट शेयरिंग पर बातचीत के दौरान महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने अपनी भूमिका ठीक तरीके से नहीं निभाई। हालात ऐसे बन गए हैं कि राहुल गांधी बैठक को बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गए। वैसे कांग्रेस राहुल की नाराजगी की खबरों को बेबुनियाद बता रही है। कोई नाराजगी नहीं है, वो है ऐसा होता है कि ये सीट क्यों नहीं मिला, वो सीट क्यों नहीं मिला, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, इतने तक हो सकती है, लेकिन नाराजगी ये कोई गलत ऐसा। और राहुल गांधी जी बहुत ही संयमी नेता है, उनको महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में पूरी जानकारी है, कौन कितने पानी में है ये भी मालूम है। मैं पूरी सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी ना, सरकार नहीं आ पाई। सबका साथ सबका विकास, ये नारे की अगर किसको जरूरत है तो महाविकास आघाड़ी को है। इस सब के बीच महाविकास अघाड़ी अब तक 221 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुका है, जिनमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना सबसे ज्यादा 83 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। मनोज जरांगे, ये वो नाम है, जब मराठा आरक्षण आंदोलन चल रहा था महाराष्ट्र में तो बहुत चर्चा में रहा। उन्होंने भी चुनाव में ताल ठोकने की बात कही है। महाराष्ट्र में महायुति हो या महाविकास अघाड़ी, सब सीट बंटवारे के गणित में उलझे हुए हैं। इधर मराठा आरक्षण का चेहरा बनकर उभरे मनोज जरांगे ने अपने 30 इच्छुक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सभी राजनीतिक दलों की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि इन्हीं नामों में से 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे, जिसका ऐलान मनोज जरांगे नामांकन के आखिरी दिन यानी 29 अक्टूबर को करेंगे। मनोज जरांगे मराठा समुदाय के बीच काफी चर्चित नाम है और महाराष्ट्र में मराठा वोटर करीब 33% के करीब है। ऐसे में मनोज जरांगे के प्रत्याशी किसका खेल खराब करेंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिन सीटों पर मनोज जरांगे अपने प्रत्याशी उतारने वाले हैं वो सीट मुंबई सिटी और मुंबई उपनगर में आती है। इनमें से ज्यादातर पर बीजेपी और अविभाजित शिवसेना ने पिछला चुनाव जीता था। ऐसे में जरांगे का दाव बीजेपी, शिवसेना शिंदे और शिवसेना यूबीटी का खेल खराब कर सकता है। महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता हैं बाला साहेब थोराट। उनकी बेटी को लेकर बीजेपी ने विवादित बयान दिया बीजेपी के एक नेता ने, जिसको लेकर अब जमकर बवाल हो रहा है। आगजनी की तस्वीरें चुनावी राज्य महाराष्ट्र के संगमनेर की हैं, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। पूरी खबर समझिए। संगमनेर तालुका के धंदारफल में पूर्व बीजेपी सांसद सुजय विखे पाटिल ने एक संकल्प सभा का आयोजन किया था। इस सभा में बीजेपी नेता वसंत देशमुख ने बाला साहेब थोराट की बेटी जयश्री के चरित्र को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए, कई कारों के शीशे तोड़ दिए और कई जगहों पर कारों में आग लगा दी। सुजोय के काफिले की गाड़ी भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जला दी। थोराट की बेटी जयश्री खुद पुलिस स्टेशन के बाहर कार्रवाई के लिए बैठ गई, जिसके बाद पुलिस ने वसंत देशमुख के खिलाफ केस दर्ज किया। आपको बता दें, इस सीट से बाला साहेब थोराट कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इस सीट से सुजोय पाटिल बीजेपी से राधाकृष्ण विखे पाटिल के बेटे सुजोय पाटिल टिकट चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया है। महाराष्ट्र से अब हम आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, जहां पर उपचुनाव हो रहा है 9 सीटों पर। डिंपल यादव ने आज बीजेपी का नाम लिए बिना उस पर अटैक किया। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने उपचुनाव के बहाने एक देश एक चुनाव पर निशाना साध सियासी गर्मी बढ़ा दी है। मेरा मानना है कि आने वाले उपचुनाव में तरल से ही नहीं, पूरे प्रदेश में जहां 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और जहां 10वीं सीट पे चुनाव कराने की बात ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, वो एक विधानसभा में साथ में चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। दरअसल यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन मिल्कीपुर सीट पर कानूनी वजह से चुनाव नहीं हो रहा है और अब इसी को डिंपल ने आधार बनाकर हमला बोला है, क्योंकि एक देश एक चुनाव हमेशा से बीजेपी के एजेंडे में रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी और उसके तमाम सहयोगी दल इसका विरोध करते रहे हैं। फिलहाल सबकी निगाहें यूपी की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर टिकी हैं, क्योंकि इस चुनावी दंगल में करहल जैसी सीट भी है, जहां पूरे समाजवादी कुनबे की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। एनडीए और पीडीए की लड़ाई और यह विचारधारा सिद्धांतों की लड़ाई है। सभी के साथ अन्याय जो हो रहा है ये उसकी लड़ाई है और इस लड़ाई में मेरा मानना है कि पूरा करल एकजुट होकर दिखाई देने वाला है। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला चुनाव है जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए लिटमस टेस्ट की तरह है। अब खबर बिहार से, जहां शराबबंदी को लेकर जेडीयू और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है। बिहार में शराबबंदी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी जंग छिड़ी है।
तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार को शराबबंदी के मोर्चे पर फेल बता रहे हैं, लेकिन अब शराबबंदी पर जेडीयू के नए खुलासे ने सियासी भूचाल ला दिया है, जिसमें उसने आरजेडी पर शराब कंपनियों से चंदा लेने का आरोप लगाया है। बिहार और बिहार के शराबबंदी को बदनाम करने के लिए आरजेडी शराब बनाने वाली कंपनियों से 46 करोड़ 64 लाख का इलेक्टोरल बॉन्ड लिया। जेडीयू के मुताबिक आरजेडी ने लोकसभा चुनाव से पहले 46 करोड़ 64 लाख का चंदा शराब कंपनियों से लिया है। अब जेडीयू सवाल उठा रही है कि अगर बिहार में शराबबंदी है तो शराब कंपनियां आरजेडी को पैसा क्यों दे रही हैं? शराब कंपनियों से क्यों लिया चंदा? क्या डील था तेजस्वी यादव? स्पष्ट करिए। तेजस्वी यादव लगातार जहरीली शराब के मोर्चे पर नीतीश सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन अब जेडीयू ने काउंटर अटैक करते हुए कहा है कि बिहार में जब राबड़ी देवी की सरकार थी तब 456 लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई थी, जबकि नीतीश सरकार में शराबबंदी के दौरान 157 लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई है। मतलब साफ है, जेडीयू आंकड़ों का आईना दिखा रही है और आरजेडी इसे आंकड़ों की बाजीगरी बता रही है। मोर्चा खोल दिया है, राज्य के 4 हाईवे बंद कर दिए गए। किसानों के इस तेवर ने पंजाब की भगवंत सरकार की धड़कन बढ़ा दी है, क्योंकि न धान की खरीद हो पा रही है न लिफ्टिंग, और जब सब्र टूटा तो किसान शनिवार को सड़कों पर उतर आए और पंजाब के कई हाईवे को जाम कर दिया। इससे पहले शुक्रवार को भी किसानों ने कई हाईवे जाम कर दिए थे, लेकिन शनिवार का प्रदर्शन देख पंजाब सरकार के माथे पर भी चिंता के बादल उभर आए, क्योंकि धान की खरीद और लिफ्टिंग के मामले को हल करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 19 अक्टूबर को 2 दिनों का समय मांगा था, लेकिन मान के दिलाए भरोसे के बाद भी मंडियों में खरीद और लिफ्टिंग का संकट जस का तस बना हुआ है। अब किसानों ने ऐलान किया है कि जब तक धान की खरीद की समस्या का हल नहीं होगा वो सड़कों पर ही डटे रहेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री आज दिल्ली जा रहे हैं। केजरीवाल जी स्वयं सारी समस्या को हल करवाएं, नहीं तो पूरा पंजाब जाम होगा। किसानों का एजेंडा एकदम क्लियर है। धरने के बाद किसान 29 अक्टूबर को सभी डीसी के दफ्तर का घेराव करेंगे और सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायकों का काले झंडे दिखाकर विरोध करने की तैयारी में हैं। मिडिल ईस्ट में भड़की जंग की आग अब ईरान तक पहुंच गई है। बीती रात इजराइल ने ईरान के 20 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे आसमान में बारूदी गंध फैल गई। इजराइल ने ईरान के सैन्य अड्डों को टारगेट किया था, जिसका मतलब साफ है कि हथियारों के जिस दम पर ईरान हिजबुल्लाह को शह देता था, अब इजराइल उसी को टारगेट कर रहा है। मिडिल ईस्ट में सुलग रही युद्ध की आग गाजा से लेबनान और अब ईरान तक पहुंच गई है। रात के अंधेरे में इजराइल ने एक साथ तेहरान समेत ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया। We conducted targeted and precise strikes on military targets in Iran, thwarting immediate threats to the state of Israel. The Israel Defense Forces has fulfilled its mission. मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय समयानुसार रात के 2 बजे के करीब इजराइल ने ईरान पर पहला हमला किया। ये हमले सुबह के 5 बजे तक जारी रहे। 3 घंटे में ईरान के 20 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया। इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों से ईरान का आसमान शोरों से भर गया। एयर स्ट्राइक के धमाकों की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। इजराइल ने मिसाइल फैक्ट्री और सैन्य अड्डे को निशाना बनाया तो इजराइल के हमले में एक गैस स्टेशन आग से धधक उठा। इजराइल डिफेंस फोर्स ने ईरान के उन 2 शहरों को भी निशाना बनाया जो दुनिया भर के शिया मुस्लिम के लिए बेहद पवित्र हैं। इजराइल ने ईरान के तेल और न्यूक्लियर ठिकानों को तो निशाना नहीं बनाया, मगर ईरान के दिल पर हमला किया है। इजराइल की ओर से तेहरान, उज़्बेकिस्तान के साथ ही पवित्र शहर मशहद और कोम को निशाना बनाया गया। मशहद और कोम शहर पर हमले ने ईरान के साथ ही दुनिया भर के शिया मुस्लिमों को आक्रोश से भर दिया है।
ईरान ने भी जो हमला किया था, ईरान ने किसी शहरी को टारगेट नहीं किया, ईरान ने किसी शहरी को निशाना नहीं बनाया। मगर बड़े अफसोस की बात है कि इजराइल ने आयतुल्ला खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तेहरान को टारगेट बनाया, होली सिटी ऑफ कुम को टारगेट बनाया और वहाँ की आबादी को टारगेट बनाया। भारतीय शिया मुस्लिमों की नाराजगी यूं ही नहीं है। ईरान के मशहद और कोम शहर से दुनिया भर के शिया मुस्लिमों की आस्था जुड़ी है। मशहद में शिया मुस्लिमों के 8वें इमाम अली अर-रिज़ा की दरगाह। मशहद को ईरान की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है। 2009 में इसकी घोषणा हुई। शिया मुस्लिम 12 इमामों को मानते हैं। इनमें से सिर्फ 8वें इमाम अली अल-रज़ा की दरगाह ईरान में है, बाकी सऊदी अरब या इराक में है। यही वजह है कि मशहद शहर से ईरान के लोगों की अटूट आस्था है। यही नहीं, फारसी महाकाव्य लिखने वाले फिरदौसी मशहद से थे। वहीं अगर कोम शहर की बात करें तो ये शहर भी शिया मुस्लिमों के लिए बेहद पवित्र माना जाता है। कौम शहर में इमाम रजा फातिमा मासूमे की इबादत गाह है, जहां हर साल हजारों शिया मुसलमान आते हैं। जाहिर है इन दोनों शहरों पर हमले से दुनिया भर के शिया समुदाय में इजराइल को लेकर गुस्सा देखा जा रहा है, तो वहीं ये माना जा रहा है कि जल्द ही ईरान इजराइल पर जवाबी हमला कर सकता है। और दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में पाकिस्तान पर एक बार फिर से बड़ी मार पड़ी है। यूएन में पाकिस्तान ने कश्मीर का जिक्र किया तो भारत ने पड़ोस के मुल्क का हर पाप सबूतों के साथ दुनिया के सामने रख दिया। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान अक्सर जहर उगलता रहा है और हर बार मुंह की खाता रहा है, लेकिन इस बार कश्मीर के मोर्चे पर उसकी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच पर फटकार लगी है, जिसे पाकिस्तान ताउम्र याद रखेगा। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चल रही चर्चा के बीच पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर अपनी गलत सूचना फैलाने की कोशिश की, लेकिन भारत के स्थायी प्रतिनिधि पारूथानेनी हरीश ने पाकिस्तान को ऐसी फटकार लगाई कि पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई। पारूथानेनी हरीश ने कहा, ये निंदनीय है कि एक प्रतिनिधिमंडल ने अपने अभिमान और गलत सूचना और दुष्प्रचार फैलाने की आजमाई हुई रणनीति के आधार पर शरारती उकसावे का विकल्प चुना है। भारत ने कहा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष रूप से हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों से संबंधित महिलाओं की स्थिति इतनी दयनीय है कि हर साल 1000 से ज्यादा महिलाएं शोषण का शिकार होती हैं। अब खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां बेरोजगारों को बड़ा झटका लगा है। रोजगार देने का वादा कर सत्ता में आई सुक्खू सरकार ने सरकारी विभागों में 2 साल से खाली पड़े सभी सरकारी पदों को समाप्त कर दिया है। एक तरफ महंगाई की मार है, दूसरी तरफ बेरोजगारी का बढ़ता ग्राफ है। इस चौतरफा संकट के बीच नौकरी की राह देख रहे लाखों नौजवानों को हिमाचल की सुक्खू सरकार ने झटका दे दिया है। उन पदों को खत्म किया गया है जो आज की दृष्टि में मायने नहीं रखते हैं। उन पदों की जगह हमने कहा है कि आप हमें दूसरे पद का बताइए कि दूसरे पद कौन से चाहिए। क्योंकि सरकारी विभागों में जो पद खाली पड़े थे उन पर नौजवान नौकरी भर्ती की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि 2 सालों से खाली पड़े किसी भी पद पर भर्ती नहीं होगी। अब सरकार के इस फरमान पर राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि पहले पेंशन और सैलरी देने का संकट था, अब बात नौकरी पर आ गई है। व्यवस्था परिवर्तन की जो बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पहले दिन से रटी हुई है, उस पर अगर हम नजर मारे तो हिमाचल प्रदेश व्यवस्था परिवर्तन के बजाय व्यवस्थाओं के पतन की तरफ जा रहा है। बता दें कि वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की तरफ से ऐसे आदेश सभी विभागों को भेजे गए हैं, लेकिन ये आदेश ऐसे वक्त में आया है जब हिमाचल में बेरोजगारी की दर 4.4 के रिकॉर्ड हाई पर है और 7 लाख से ज्यादा नौजवानों के पास नौकरी नहीं है। यूपी के चित्रकूट में नर्स के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई। पीड़िता की हालत नाजुक है। उधर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। यूपी के चित्रकूट में प्राइवेट नर्स के साथ दिन दहाड़े गैंगरेप की वारदात ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। पीड़िता घर से ड्यूटी के लिए निकली, तभी एक युवक ने उसके सर पर पत्थर मारा और वो गिर गई और फिर 3 लोग उसे उठाकर ले गए, जहां उसके साथ गैंगरेप किया और हाथ बांधकर रेलवे ट्रैक पर छोड़ दिया। अब से मैं एक दूसरे को गाली दे रहे थे। मेरी आंखें बंदी थी, मैं ध्यान नहीं दे पाई कौन था, लेकिन जो मुझे बांधा है मैं उसे देखी। एक तमाचा मार दिया, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, तो मेरी आँख के पास यहाँ पर मारा है। पीड़िता खून से लथपथ रेलवे ट्रैक पर पड़ी हुई थी, जिस पर रेलवे कर्मचारी की नजर पड़ी तो उसने पुलिस को खबर दी। तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। सर्विलांस की टीम भी हमारी मौके पर पहुंच चुकी है
और हम इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से इस घटना की तह तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। अतिशीघ्र पूरी घटना का खुलासा करके विधिक कार्यवाही पूरी करेंगे। पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, हालत नाजुक है। उधर पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। आरोपियों को पकड़ने में कई टीमें लगी हैं, लेकिन गैंगरेप की इस घटना ने महिला सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विमानों में धमकी के बाद अब 5 स्टार होटलों में धमकी की बात सामने आई है। राजकोट के 10 होटलों को मेल भेजा गया, जिसमें लिखा गया कि होटल में हर जगह बम रखा गया है। दिवाली से पहले मिली धमकी से हड़कंप की स्थिति है। हाई लेवल चेकिंग चल रही है, डॉग स्क्वाड लगे हैं, गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। चारों तरफ ये अफरा तफरी इस धमकी भरे मेल से मची है, जिसमें राजकोट के 10 होटलों को बम से उड़ाने की धमकी दी है। मेल में लिखा है कि होटल की कई लोकेशंस पर बम लगाए गए हैं। जैसे ही ये धमकी भरा मेल आया, राजकोट के 5 सितारा होटल में हड़कंप मच गया। धमकी भरा ये मेल इंपीरियल पैलेस, सयाजी होटल, सीजन्स होटल, होटल ग्रैंड रीजेंसी समेत कई होटलों को आया था। मेटल डिटेक्टर से बम की तलाश की, लेकिन कहीं कोई बम नहीं मिला। फिलहाल पुलिस इसकी जांच में जुटी है, लेकिन इस धमकी भरे मेल ने होटल मालिकों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि अब तक सिर्फ फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही थी, अब होटल भी धमकियों के निशाने पर हैं। अभी एक बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। यहां पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार किया गया है। गुजरात एटीएस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। पाकिस्तानी एजेंट को सूचना देने का आरोप लगा है। तो पोरबंदर के युवक को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का इस पर इल्जाम है। गुजरात एटीएस ने यह कार्रवाई की है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। जो अब तक की जानकारी है उसके मुताबिक पाकिस्तानी एजेंट को यह महत्वपूर्ण जानकारियां दिया करता था। पोरबंदर का रहने वाला बताया जाता है। पोरबंदर के ही इस युवक को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल ईरान तनाव पर भारत ने चिंता जताई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव से हम चिंतित, यह बयान दिया गया है। ताजा हालात से शांति और स्थिरता पर असर पड़ा है। बातचीत से समस्या का समाधान निकालें, युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं। आइए यही खबर विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे मेरे सहयोगी आशीष, उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। आशीष। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अखिलेश आप। भारत ने इस पर सीरियस कंसर्न जाहिर किया है और अभी जो हालात इजराइल और ईरान के बीच बने हैं उस पर विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है, बिल्कुल वी आर डीपली कंसर्न बाय द इवॉल्विंग एस्केलेशन इन वेस्ट एशिया एंड इट्स रैमिफिकेशन फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। जो आप जिक्र कर रहे थे कि इस रीजन में किस तरह से असर पड़ रहा है पीस और स्टेबिलिटी को, इसको लेकर के अपनी चिंता जाहिर की है भारत ने। और ये दोबारा से रिटरेट किया है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए इस कॉन्फ्लिक्ट को जल्द से जल्द रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या में जो हॉस्टेजेस हैं वो भी अभी तक फंसे हुए हैं। तो भारत ने एक तौर पर फिर से अपनी पुरानी बात को दोहराया है जो प्रधानमंत्री मोदी लगातार कह रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर की तरफ से लगातार बयान आए थे कि किसी तरह से इसको कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली रिजॉल्व किया जाए। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले भारत ने यह ऑफर भी किया था कि दोनों देशों के बीच भारत मध्यस्थता कर सकता है, लेकिन आज जिस तरह से ईरान के हमले के बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की है, उसके बाद इस तरह का बयान आना भारत का बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्व रखता है। बिल्कुल, और एक तरीके से आशीष ये साफ कर दिया गया है कि युद्ध के पक्षधर हम नहीं हैं। आपको याद होगा पुतिन साहब से भी जब मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री मोदी की, उस दौरान उनके सामने भी प्रधानमंत्री ने इसी बात का जिक्र किया था कि युद्ध से कोई समाधान नहीं हो सकता। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने आपसे कहा प्रधानमंत्री मोदी ने एक नहीं कई फोरम पे ये बात कही है। भारत सरकार की तरफ से औपचारिक तौर पर इस तरह की रिलीजेस निकाल के भी कहा गया। डॉक्टर जयशंकर ने बाकायदा अमेरिका में जब वो यूएनजीए समिट में हिस्सा लेने के लिए गए थे, तब उन्होंने इस बात का जिक्र एक बाकायदा सेमिनार के दौरान किया था कि इंडिया खुद को ऑफर करता है कि हम इजराइल और ईरान के बीच में मीडिएट भी कर सकते हैं, डायलॉग फैसिलिटेट करने की भूमिका निभा सकते हैं। उसके बावजूद ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से इजराइल ने अब ईरान पर जवाबी हमला किया है, उसके बाद एक खतरा तो जरूर मंडरा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो रीजनल वॉर छिड़ जाए, जिसको लेकर हम और आप लंबे समय से चिंतित है। ऐसे समय पर भारत ने ये अपना पोजीशन क्लियर करके एक बार फिर से मांग की है कि इसको डिप्लोमेटिक और डायलॉग के जरिए इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जानी चाहिए। शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं और भारत ने इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।